लिखावट के इस गूगल मीट, ऑनलाइन गूगल मीट में आज हिंदी के चर्चित कवि विनोद दास जी जुड़े हैं। वे आप सब लोगों के लिए अपनी कविताएं सुनाएंगे। विनोद दास उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कमोली गांव से आते हैं। इन दिनों वे बेंगलुरु में हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया है। शुरुआत कहानियों से की। उनका पहला कविता संग्रह खिलाफ हवा से गुजरते हुए 1986 में प्रकाशित हुआ था तथा नई पीढ़ी युवा पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत हुए थे। दूसरा कविता संग्रह वर्णमाला से बाहर आया, जिस पर उन्हें श्रीकांत वर्मा सम्मान और केदारनाथ अग्रवाल सम्मान मिला। भारतीय सिनेमा पर भी उनकी किताब है, भारतीय सिनेमा का अंतःकरण, जिस पर उन्हें शमशेर सम्मान मिला था। अंग्रेजी में अनुदित इनकी कविताओं का एक संग्रह द वर्ल्ड ऑन ए हैंड कार्ट प्रकाशित है। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हैं। आलोचना की किताब है जो कविता की आलोचना है, जिसका नाम है कविता का वैभव। आलोचना की किताब है जिसका नाम है सृजन लोक। चित्रकारों और फिल्मकारों से लिए गए इंटरव्यूज की पुस्तक है बतरस। साक्षरता से जुड़े सवालों पर केंद्रित पुस्तक साक्षरता और समाज। कुछ किताबें प्रकाशनाधीन है। अनुवाद की भी है, जैसे राघु कर्माकर की आत्मकथा का अनुवाद कैमरा मेरी तीसरी आंख। आपने अंग्रेजी से कई विदेशी कहानियों और कविताओं का भी अनुवाद किया है। आप एक कुशल हित संपादक रहे हैं। आपके संपादन में अंतर्दृष्टि नाम की एक पत्रिका निकलती रही है। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका वागर्थ का भी आपने संपादन किया है। राजस्थान के शिक्षित कवियों की कविताओं का संकलन काव्य बिंब का संपादन आपने किया है। तो मैं विनोद दास जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो लिखावट के श्रोताओं दर्शकों के लिए अपनी कविताओं का पाठ करें। विनोद दास जी। सबसे पहले मैं लिखावट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ सकूं। मिथिलेश जी और उनके सभी इस संगठन के साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। पहली कविता है मेरी दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। वो आई, गड़बड़ हो गया। हेलो, उसका कुछ ही नहीं रहा, उनसे वहीं से वो आई
और उसने एक एक करके चुन ली। विनोद जी एक बात सुन लें, मैं बीच बीच में पहले तो मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, ताकि हम लोग घर में बैठे हैं ना, जी। तो घर के डिस्टरबेंसेस रिकॉर्ड ना हो। वो इसीलिए मैं रुक गया, क्योंकि नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप आ रहे हैं। और बैंडविड्थ बचाने के लिए बीच बीच में मैं अपना फोटो भी ऑफ हटा कर लूंगा। अच्छा, आपको पढ़ते पढ़ते जाना है। रहें। ठीक। हाँ, और जहां मुझे लगेगा कि बोलना है तो मैं अपने को अनम्यूट करूंगा, मैं बोलूंगा। अब इसलिए परेशान। ठीक है। अब आप शुरू करें, फिर से शुरू करें। शुरू से करें। शुरू से। लिखावट के संस्था के प्रति मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष कुछ कविताएं पढ़ने के लिए मौका दिया है। भाई मिथिलेश जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले अपनी कविता दागी आलू का पाठ कर रहा हूं। दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। वह आई और उसने एक एक करके सब चुन लिए सब दागी आलू। वो आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वह हिस्सा जो सड़ा था। उसके बाद उसने काट कर अलग किया उनका वह हिस्सा जो सड़ा था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मैं शर्मिंदा था कि आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मुझे लगा कितना कुछ अच्छा बचाया जा सकता है इस तरह इस पृथ्वी पर। दूसरी कविता है यातना ग्रह। ये कविता इसलिए मैं विशेष रूप से पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे देश का एक हिस्सा किस तरह यातना ग्रह के रूप में बदल गया है, उस पर ये कविता है। स्मृतियों की राख के साथ वे अभी भी वहां रहते हैं। बहुत अच्छे। स्मृतियों की राख के साथ वे अभी भी वहां रहते हैं, एक नाजायज संतान की तरह, जहां चिनार की पत्तियों से हरी हवा नहीं बहती है बारूद की गंध। स्मृतियों की राख के साथ वे अभी भी वहां रहते हैं, एक नाजायज संतान की तरह, जहां चिनार की पत्तियों से हरी हवा नहीं बहती है बारूद की गंध। रास्ते में हिलते मुस्कुराते हाथ नहीं, रास्ते में हिलते मुस्कुराते हाथ नहीं, रेत की बोरियों के पीछे से स्वागत करती हैं बंदूक की नलियां। भारी बूट खटखटाते हैं दरवाजा और घर से गायब हो जाता है एक बिस्तर हमेशा के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारी बूट खटखटाते हैं दरवाजा और घर से गायब हो जाता है एक बिस्तर हमेशा के लिए। ये वो ठिकाना नहीं है जहां गायब हुई चीजें मिल ही जाती हैं, कहीं ना कहीं देर सवेर। यहाँ मिलता है उनका टूटा हुआ चश्मा, खून से सना ऊनी स्वेटर, सिगरेट के जलते दागों से सजी लाश, उसके उखड़े नाखून, फटी हुई खुदा। यातनाएं कभी चटपटे किस्सों की तरह हुकारी भरकर नहीं सुनी जा सकती।
यातनाएं कभी चटपटे किस्सों की तरह हुंकारी भरकर नहीं सुनी जा सकती, उसे खून के आंसुओं के साथ रोया जाता है। इश्क यहाँ नाजनीन मर्द से नहीं कफन से करती हैं। इश्क यहाँ नाजनीन मर्द से नहीं कफन से करती हैं। जब वो आशिक से मिलती हैं गले, तो उन्हें लगता है कि कब्र पर सिर रखकर रो रही हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। इश्क यहाँ नाजनीन मर्द से नहीं कफन से करती हैं। जब वो आशिक से मिलती हैं गले, तो उन्हें लगता है कि कब्र पर सिर रखकर रो रही हैं। वे अपनी खिड़कियों से देखती हैं अपने दरवाजे से गुजरता हुआ जनाजा, तो जनाजा कम, इनकलाबी जलूस लगता है ज्यादा। ईट भट्ठे से उठते हुए धुएं की तरह वहां रुंधे हुए गले से निकलते हैं नारे, आजादी आजादी आजादी, जो बुलेट प्रूफ दिलों तक नहीं पहुंचते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजादी उनके लिए महज एक लफ्ज नहीं है, ना ही कोई रूमानी जज्बा। आजादी उनके लिए महज एक लफ्ज नहीं है, ना ही कोई रूमानी जज्बा। ये बारूद के बिछे तारों के नीचे छिपा एक स्वप्न है, जिस पर पांव रखते ही उड़ जाते हैं उनके परखच्चे। ये बारूद के बिछे तारों के नीचे छिपा एक स्वप्न है, जिस पर पांव रखते ही उड़ जाते हैं उनके परखच्चे। आपको बताने से क्या फर्क पड़ेगा। इस समय आप देख रहे होंगे टीवी पर देश को तोड़ने वाली तकरीर। आपको बताने से क्या फर्क पड़ेगा। इस समय आप देख रहे होंगे टीवी पर देश को तोड़ने वाली तकरीर, फिर भी बताना मेरा धर्म है। यहाँ लोग काले कहुए में डुबोकर खाते हैं हर सुबह दुख की डबल रोटी। यहाँ लोग काले कहुए में डुबोकर खाते हैं हर सुबह दुख की डबल रोटी। खाली कटोरे के साथ मस्जिद के सामने हिजाब पहने बैठी एक खातून ऊपर वाले से मांग रही है रहमो करम की दुआ। खाली कटोरे के साथ मस्जिद के सामने हिजाब पहने बैठी एक खातून ऊपर से मांग रही है रहमो करम की दुआ। झील के झिलमिल पानी में सजे धजे सिकारे, झील के झिलमिल पानी में सजे धजे सिकारे, नवागत बधू की उतराई हुई लाश की तरह खड़ी हैं खामोश। भूखे टट्टुओं की करुण हिनहाट से बिलकती रहती है हरी भरी घाटी एक विधवा की तरह। मोबाइल की कॉलर ट्यून सुनने के लिए तरस रहे हैं टैक्सी ड्राइवरों के कान। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें। वाह। मोबाइल की कॉलर ट्यून सुनने के लिए तरस रहे हैं टैक्सी ड्राइवरों के कान। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें। आपके पास पुरानी तस्वीर है ना वहां की। आपके पास पुरानी तस्वीर है ना वहां की, जिसमें आपकी फुंदे वाली लाल टोपी पर चमक रहे थे बर्फ के नन्हे नन्हे कण, जगमग करते सितारों की तरह। आपके पास पुरानी तस्वीर है ना वहां की, जिसमें आपकी फुंदे वाली लाल टोपी पर चमक रहे थे बर्फ के नन्हे नन्हे कण, जगमग करते सितारों की तरह। और वो दूसरी फोटो जो आपकी बटुए में रहती है हमेशा मौजूद, जिसमें मुस्कुराती हुई आपकी मोहतरमा की गोद में दुबका दिखता है उसी जन्नत का एक मासूम छौना। जी हाँ, वही जन्नत जहां आप तफरीह के लिए गए थे, आज कोमा के मूर्छित मरीज सी कराहती है। वाह, बहुत सुंदर। जी हाँ, वही जन्नत जहां आप तफरीह के लिए गए थे, आज कोमा के मूर्छित मरीज सी कराहती है, सांस लेती है, खाती है, धड़कता रहता है उसका दिल, सिर्फ मौत का इंतजार करते हुए। जीना एक जिंदा लाश की तरह, खाना सोना हगना भर नहीं है।
जीना एक जिंदा लाश की तरह, खाना सोना हगना भर नहीं है। ये दस्तरखान पर चुगल करते हुए एक दूसरे को रकाबी देकर खाने के लिए मनुहार करना भी है। वहां से आती रहती है आतंकियों के मारे जाने की खबर। वहां से आती रहती है आतंकियों के मारे जाने की खबर। ट्रकों से भर कर आते रहते हैं सुंदर सेब। हम कुतरते हैं, वाह कितने लजीज हैं। हम कुतरते हैं, वाह कितने लजीज हैं। अरे रसीले और मीठे भी हैं। सिर्फ उसके गूदे में कुछ खून सा चमकता है। सिर्फ उसके गूदे में कुछ खून सा चमकता है। बहुत बहुत खूब। मैं आप दूसरी कविता पढ़ना चाहता हूं। वो कविता का शीर्षक है साध्वी। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां कम उम्र में ही साध्वी बना दी जाती हैं, नन बना दी जाती हैं। ये जी कविता उसी पर केंद्रित है। साध्वी। हल्के रंग के परिधान में अपने कई हमसफरों के साथ सूखी रोटी सी मरियल पुस्तक मेले के एक साफ सुथरे छोटे स्टॉल पर वो खड़ी है शताब्दियों से। हल्के रंग के परिधान में अपने कई हमसफरों के साथ सूखी रोटी सी मरियल पुस्तक मेले के एक साफ सुथरे छोटे स्टॉल पर वो खड़ी है शताब्दियों से। उसके चेहरे पर है न कोई कामना, न कौतूहल, न कोई रोमांच। जैसे सूख गया हो कोई कुआं और छा गई हो उसके मुहाने पर उदासी की घास। सब कहते हैं उसे साध्वी। कहती हैं उसकी सूखी आंखें चीख चीख कर, साध्वी नहीं मैं एक स्त्री हूं। कहती है उसकी सूखी आंखें चीख चीख कर, साध्वी नहीं मैं एक स्त्री हूं। मेरे भी उन्नत वक्षों में होती है सुरसुराहट। रजस्वला होती हूं हर माह। मेरे भी गर्भ में मचा सकते हैं ऊधम नन्हे नन्हे दो पांव। कोई नहीं सुनता उनकी चीख। दुनिया इन तमाम चीखों से भरी पड़ी है। बेहिसाब ऐसी गलतियों से भरी, करता नहीं जिसे कोई ठीक। पिता, भाई, चाचा, दोस्त खो गए हैं उसके वजूद के भीतर। वो लड़का भी शाम के जुटपुटे में जिसने चूमा था गर्दन के पीछे उसके खुले हिस्से को। लेकिन वो भूले से भी नहीं खोजती उन्हें। न जाने कब कोई पुकार ले उसे पुराने नाम से। पुराना नाम सुनकर वो हौले से दबाती है अपनी नई देह की सिहरन। धर्म ग्रंथ बेचते हुए जब कोई पुरुष भंगिमा करती है उसे बेचैन, क्रोध से कांपने लगता है उसके गले में लटका धर्म चिन्ह। धर्म ग्रंथ बेचते हुए जब कोई पुरुष भंगिमा करती है उसे बेचैन, क्रोध से कांपने लगता है उसके गले में लटका धर्म चिन्ह। और वह छटपटाने लगती है दो पल्लों के बीच फंसी तितली की तरह। वह साध्वी नहीं, चलती फिरती एक देह है, पूजती हुई अपनी आत्मा इस मायावी दुनिया में। अब मैं एक अलग तरह की कविता सुनाना चाहता हूं। उसका शीर्षक है खुदकुशी। जी स्वागत है, सुनाए। ये पंखों से लटकी हुई पतली गर्दन, ट्रेन पटरियों पर बिखरी छत पिचत देह, ऊंची इमारत से गिरकर तरबूज सा फटा सिर, कीटनाशक पीकर नीली हुई लाश, या ब्लेड से कटी हुई हाथ की कोमल कलाइयां। पुलिस अपनी प्राथमिकी में चाहे जो कुछ भी लिख ले, मैं इन्हें
खुदकुशी मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं। ये पंखों से लटकी हुई पतली गर्दन, ट्रेन पटरियों पर बिखरी छत पिचत देह, ऊंची इमारत से गिरकर तरबूज सा फटा सिर, कीटनाशक पीकर नीली हुई लाश या ब्लेड से कटी हुई हाथ की कोमल कलाइयां, पुलिस अपनी प्राथमिकी में चाहे जो कुछ भी लिख ले, मैं इन्हें खुदकुशी मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये 100% हत्या है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये 100% हत्या है। हालांकि ये अपनी तरह से मृतक का प्रतिरोध है, इस बर्बर दुनिया की यातना के खिलाफ सफेद कफन पहनकर। वे कायर थे या दिमागी तौर से बीमार, ये कहना उनका अपमान होगा। जिंदगी विकल्पहीन है, हर कोई जिंदगी जीना चाहता है भरपूर, वो आदमी हो, मछली हो या तिलचिट्टा। वे कायर थे या दिमागी तौर से बीमार, ये कहना उनका अपमान होगा। जिंदगी विकल्पहीन है, हर कोई जिंदगी जीना चाहता है भरपूर, वो आदमी हो, मछली हो या तिलचिट्टा। जीने के लिए आदमी भीख मांगता है, मंदिर मस्जिद में प्रार्थनाएं करता है, ढोंगी बाबा फकीरों के चरण चूमता है, गुलाम बनकर अपने आतिताइयों की जी हजूरी करता है, इलाज के लिए घर बार बेचकर डॉक्टर से जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाता है, गुंडे के कट्टे की डर की छाया में जी लेता है, अपना एक गुर्दा बेच देता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे आदमी की हत्या तक कर देता है। 1 अरब से ज्यादा की आबादी में दरअसल उनके लिए न कोई कंधा था, न ही आगे बढ़ा कोई हाथ। आशा भी छोड़ चुकी थी साथ। वे अपने दुख में इतने अकेले, पराजित और कातर थे कि जिंदगी की अंतिम गली में सिर्फ उनके पास बचने के लिए मृत्यु की बस थी। वे बच सकते थे, जैसे बच जाती है प्रदूषित हवा में थोड़ी सी ऑक्सीजन। वे बच सकते थे जैसे बच जाती है प्रदूषित हवा में थोड़ी सी ऑक्सीजन, जैसे बच जाता है दवा के बिना सरकारी अस्पताल में मरीज, जैसे पेट पर लात मारने पर भी बच जाती है गर्भ में लड़की, जैसे पेट पर लात मारने पर भी बच जाती है गर्भ में लड़की, जैसे दुख के अंतरिक्ष में बच जाता है गर्म आंसू। फर्श की पतली दरारों में चींटियों की तरह वे इस बेरहम दुनिया में गुजर बसर कर लेते, अगर उनके काम मांगते हाथ दुरदुराए नहीं जाते। बहुत अच्छे। गोत्र के चाकू से उनके प्रणय की कलाइयां चीरी नहीं जाती। गोत्र के चाकू से उनके प्रणय की कलाइयां चीरी नहीं जाती। कर्ज से लदे किसानों से बैंक यदि उसी भाषा में करता बात जो उन्हें समझ में आती। बहू लक्ष्मी होती और मोटरसाइकिल की फरमाइश पूरी न होने पर उसकी पीठ जलते चिमटे से दागी न जाती। हाँ, स्थानीय अखबार के किसी कोने में छपी इस खबर पर कुछ दिन कोहराम होगा। कुछ दिन उनकी छोड़ी हुई दुनिया याद आएगी। याद आएगी कुछ दिन उनकी खुरपी, कंघी, सुरती की डिबिया। याद आएगा उनका चारखाने वाला लाल गमछा, घिसे तल्ले वाला जूता। याद आएगा छींटों वाला उसका दुपट्टा, गत्ते के डिब्बे में रखी गुलाबी चूड़ियां, संदूक में तहाई हुई सुहाग की साड़ी, कॉपी में रखे गुलाब के सूखे फूल। कुछ दिन धुंधले समूह में कुछ दिन धुंधले समूह फोटो में वो पहचाना जाता रहेगा, जबरन मुस्कुराता उसका उदास चेहरा। फिर सब उसी तरह चलने लगेगा। एक किशोरी रच रही होगी गदोलियों में बेल बूटों वाली मेहंदी। एक युवक भर रहा होगा नौकरी का आवेदन पत्र। किसान ला रहा होगा मंडी से नए बीटी बीज।
अभिसार की तैयारी के लिए एक नवविवाहिता काढ़ रही होगी अपने लंबे उलझे केस। नहीं होगा तो बस किसी के अंतःकरण में थोड़ी सी ग्लानि, ना ही कोई अपराध बोध, ना ही होगा कोई क्षोभ, न कोई प्रायश्चित, ना ही संताप। दुनिया के बदलने की बात तो एकदम न होगी। इसी तरह खुदकुशी के नाम पर हर दिन हम मारे जाते रहेंगे धीरे धीरे, और हमें पता तक नहीं चलेगा। बहुत अच्छा। क्या सोचा होगा उसने अपने अंतिम क्षण में? क्या सोचा होगा उसने अपने अंतिम क्षण में? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सोचता हूं, कब तक इसी तरह जिंदगी बनी रहेगी प्रतीक्षालय हमारी स्थगित हत्या के लिए। एक कविता अलग तरह की मैं सुनाना चाह रहा हूं। स्वागत है। इसका शीर्षक है कुजात। ये कुजात का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसी पर है ये कविता, जो दलित जीवन पर आधारित है। कुजात। आप हमें झट पहचान लेते हैं, आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्मबोझ में। पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्मबोझ में। पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। परदेश में काम खोजते हुए छूछे हाथ हैं। ईंटों का तकिया लगाए हुए सदियों से चली आ रही आपकी हम दुत्कार हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं, और आप घृणा के आदि वंशज हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं, और आप घृणा के आदि वंशज हैं। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है, और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है, और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है, मंदिर के बाहर पड़े जूतों की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है, मंदिर के बाहर पड़े जूतों की तरह। अपनी पीठ पर चावल की बोरी लादे मैं भूखा चलता वो शख्स हूं, जिसका नाम विकृत करके हंसना आपका निशुल्क मनोरंजन है। हमारा जन्म ही निर्वासन है। हमारा जन्म ही निर्वासन है। गांव के किसी सकरे गंधाते कोने में, और मृत्यु एक अदृश्य हत्या जिसकी कभी कोई रपट थाने में नहीं लिखी जाती। हमारी टूटी छत से होती रहती है दिन रात घिन की बारिश। उठती रहती है उजड़े घर से दुख के कीचड़ में गुथी हुई सिसकियां। कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? एक जर्जर संस्कृत की किताब, या वह पाखंडी सूत की डोरी? फारिग होने के समय जिसे कान पर चढ़ाने से हो जाता है वो पवित्र? कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? एक जर्जर संस्कृत की किताब, या वो पाखंडी सूत की डोरी? फारिग होने के समय जिसे कान पर चढ़ाने से हो जाता है वो पवित्र? आपकी आखेटक आंखें हमारे बास मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं। आपकी आकेटक आंखें हमारे बास मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं, और आपका बिगाड़ न करने पर खेतों में पड़ी उनकी लाशों के नाखूनों में आपकी देह से
नोची त्वचा मिलती है। ओह, आपको मितली आती है? जब घूरे पर हमारे नंग धड़ंग बच्चे सुअरों से लड़ झगड़ कर हकते हैं और टूटी खाट की आड़ में हमारी औरतें पेटी कोट उठाकर लघुशंका करती हैं। ओह, आपको मितली आती है? जब घूरे पर हमारे नंग धड़ंग बच्चे सुअरों से लड़ झगड़ कर हकते हैं और टूटी खाट की आड़ में घर के सामने हमारी औरतें पेटी कोट उठाकर लघुशंका करती हैं। अच्छा, आप नजर फेर लेते हैं। जब गंदगी के ढेर से मक्खियां उड़ाकर उठा लेते हैं हम खाने का कोई फेंका हुआ टुकड़ा और आपको कोटिशा धन्यवाद देते हैं। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में, आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं, सहसा गुर्राने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं, सहसा गुर्राने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। तब आती है प्रेमचंद की कलम उनके फटे जूतों के साथ। आप नाराज हो गए ना? आप नाराज हो गए ना? हमारे सरकारी आरक्षण से आपका मुंह वैसे ही सूजा रहता है, गोया किसी जहरीले ततैये ने आपको काट लिया हो। हमारे लिए तमाम गालियां आपके जबान से गू की तरह बरसती रहती ही हैं, जबकि हमारी नौकरी की अर्जियां अक्सर आपकी फाइल में दबी रहती हैं, फिर रद्द कर दी जाती हैं योग पात्र न मिलने का बहाना बनाकर। इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशिया हैं। इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशिया हैं, फिर भी हमारे गरीब खाने पर आते हैं जन प्रभु अपने लाव लश्कर के साथ, खुले जख्म पर भिन भिनाती मक्खियों की तरह। धोते हैं साबुन से धुले हमारे पांव, धोते हैं साबुन से धुले हमारे पांव, खाते हैं हमारी रसोई में बैठकर खाना, अनगिनत कैमरे खींचते हैं हमारी तस्वीर एक क्रूर प्रहसन की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह। गहरी नींद से जगी आंखें देख रही हैं छल बल का साज, हमारा वोट अमीरों का राज। हमारे दुखों की बढ़ती जा रही हैं झुर्रियां, हमारे नसों में भरता जा रहा है क्रोध का बारूद। सावधान, सावधान, ये कभी भी फट सकता है मानव बम की तरह। सावधान, ये कभी भी फट सकता है मानव बम की तरह। एक अलग तरह की कविता है जो दाम्पत्य जीवन पर है। हाँ, आखिरी कविता के रूप में। हाँ, बस आखिरी। 40 साल। 40 साल पहले उसके जिस लावण्य को देखकर थरथराने लगते थे मेरे ओठ, चढ़ आता था वासना को बुखार, वो अब जल्दी आंख के दायरे में भी नहीं आता। 40 साल पहले उसके जिस लावण्य को देखकर थरथराने लगते थे मेरे ओठ, चढ़ आता था वासना को बुखार, वो अब जल्दी आंख के दायरे में भी नहीं आता। 40 साल में हम जान पाए हैं एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह पत्तियां जानती हैं हवा को धीरे धीरे डोलते हुए। 40 साल में हम जान पाए हैं एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह पत्तियां जानती हैं हवा को
धीरे धीरे डोलते हुए। जितना जानते जाते थे उससे कई गुना बचा रहता था जानना हर बार। जितना जानते जाते थे उससे कई गुना बचा रहता था जानना हर बार। ये जानना आकाश की तरह था, देखने से कभी खत्म ही नहीं होता। ये जानना आकाश की तरह था, देखने से कभी खत्म ही नहीं होता है। डूब गई 40 साल की अमूल रातें थकन की नदी में। डूब गई 40 साल की अमूल रातें थकन की नदी में। न गिन पाए आकाश के पूरे सितारे, ना ही की चांद से मीठी गुफ्तगू। आकाश गंगा की सैर भी न की, हम बस खर्राटे भरते रहे या खोजते रहे देह की कुंजी। आकाश गंगा की सैर भी न की, हम बस खर्राटे भरते रहे या खोजते रहे देह की कुंजी। वो अभी कहाँ मिली, कितनी अपूर्णताएं, कितना पछतावा, कितनी टूटन। वो भी कहाँ मिली, कितनी अपूर्णताएं, कितना पछतावा, कितनी टूटन। हमारे सुख बिस्तर के बाहर मुंह चिढ़ा रहे थे। 40 साल में जो छूट गया था हमारे बीच, 40 साल बाद उसे खोज रहे हैं हम अपनी झुर्रियों में, अपने चांदी से बालों में, अपने दांत की खोखल में। 40 साल में जो छूट गया था हमारे बीच, 40 साल बाद उसे खोज रहे हैं हम अपनी झुर्रियों में, अपनी चांदी से बालों में, अपने दांतों की खोखल में। एक उम्र के बाद कुछ चीजें खोजना बेहद मुश्किल है, चाहे अपने माथे पर अटका अपना चश्मा हो। एक उम्र के बाद कुछ चीजें खोजना बेहद मुश्किल है, चाहे अपने माथे पर अटका अपना चश्मा हो या अपनी वंशावली और कागजात अपने होने को साबित करने के लिए। एक उम्र के बाद कुछ चीजें खोजना बेहद मुश्किल है, चाहे अपने माथे पर अटका अपना चश्मा हो या अपनी वंशावली और कागजात अपने होने को साबित करने के लिए। वजूद के कोने झर गए हैं बालों की तरह, फिर भी हमारे तकरारों की अनंत कथाएं हैं। उनसे जितना भी बचना चाहो नाखूनों की तरह बढ़ ही जाती हैं। निराशाएं अब हमें हराने की प्रतिस्पर्धा नहीं करती। निराशाएं अब हमें हराने की प्रतिस्पर्धा नहीं करती। आशा बलवती है कि अब हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। आशा बलवती है कि अब हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। हर रोज क्रूर होती इस दुनिया में, जहां हाके की तरह घेर कर मार दिया जाता है आदमी अपने पहनावे के लिए, खान पान के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपने प्रेम के लिए। जहां घृणा प्रेम को पीटती है बहुमत के बल से। जहां घृणा प्रेम को पीटती है बहुमत के बल से। 40 साल भागती दुनिया के कारोबार में दौड़कर बस पकड़ते हुए हम उन क्षणों को भी छू नहीं पाए जहां कामनाएं सुख की बारिश की तरह हमें भिगोती हैं। 40 साल भागती दुनिया के कारोबार में दौड़कर बस पकड़ते हुए हम उन क्षणों को छू भी नहीं पाए जहां कामनाएं सुख की बारिश की तरह हमें भिगोती हैं। अब जब ठहरे हुए समय में हम उन्हें छूते हैं, लगता है कि जैसे पिछले 40 साल रहे हों कुंवारे। अब जब ठहरे हुए समय में हम उन्हें छूते हैं तो लगता है कि जैसे पिछले 40 साल रहे हों कुंवारे। वो अब मेरे ओंठों के कोरों में लगा चावल का एक दाना प्यार से हटाती है। मैं उसका हाथ पकड़ता हूं जमीन से उठकर खड़े होने के लिए। वो वो मेरे ओठों के कोरों में लगा चावल का एक दाना प्यार से हटाती है। मैं उसका हाथ पकड़ता हूं जमीन से उठकर खड़े होने के लिए। हर क्षण विरह का डर हमें सताता रहता है और जिंदगी लता सी
हमसे लिपटती रहती है। बहुत सुंदर, बहुत तो आपकी आदेशानुसार ये कविता अंतिम कविता थी। बहुत बहुत जी। आपका आभार कि आपने बहुत धैर्य से और गंभीरता से इन कविताओं को सुना। धन्यवाद। तो आप हैं विनोद दास जी, एक तरह से हम लोग एक ही पीढ़ी के कवि हैं। अपने गहरे मर्म की कविताएं सुनाई, चाहे वो कश्मीर और कश्मीरियों का दर्द हो, चाहे दलितों का दर्द हो, चाहे साध्वियों का दर्द हो, ग्रामीणों का, किसानों का, एक दर्द का विराट रूप आपकी कविताओं में भरा पड़ा है। और कई सारे अछूते बिंब आपकी कविताओं में आए हैं, जैसे आलू, दागी आलू का वह बेदागी हिस्सा जिसको बचाने वाले लोग, शायद दुनिया उन्हीं से बची हुई है। जो बचे हुए हिस्से हैं उनसे अपना जीवन चलाते हैं, उन्हीं से दुनिया बची हुई है। जब हम कश्मीर में जाते हैं तो आपकी वो पंक्ति स्मृति में उभरती है कि वहां की लड़कियां मर्द से नहीं कफन से प्यार करती हैं। शायद उनको पता है कि जिनसे वो प्यार करती हैं वो मारे जाएंगे। रघुवीर सहाय के शब्द हैं, मारे जाएंगे। जी जी, हमारे बहुत प्रिय कवि हैं। जी। और लोगों में दुख की डबल रोटी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत इससे भी अ, अछूता बिंब लगा अखेटक आंखें, जो शिकार करने के लिए बेताब घूम रही है। आपकी कविताओं में जो मौजूदा सामयिक राजनीति के भी बिंब आते हैं, वो बड़े ही प्रासंगिक हैं। यातना गृह, और उस यातना गृह में जो हवा बहती है उसमें बारूद की गंध है। बहुत बेहतरीन कविताएं आपने विनोद जी सुनाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रोताओं और दर्शकों को जो लिखावट को सुनते रहते हैं उन्हें आपकी कविताएं बेहद पसंद आएंगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग लिखावट पर जाके, लिखावट के यूट्यूब लिखावट दिल्ली पर जाके विनोद दास जी की कविताएं सुने, उनको लाइक करें, लिखावट को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। नमस्कार। 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 आप बने रहिए।